अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहली लाइन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने से भी पहली लाइन जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इम्पोर्टेंट लाइन है और ये कई बार बोर्ड्स में आई है एज सच एनसीईआरटी की लाइन, और ये बताने के लिए कि जस्टिफाइड द स्टेटमेंट an ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible. कि how will you identify that what is ideal contraceptive? ऐसे क्वेश्चन आता है, what do you mean by ideal contraceptive? तो इसका आंसर क्या होता है? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, तो जो उसे यूज कर रहा है उसके लिए वो आसान होनी चाहिए, उसको यूज करना उसके लिए आसान होना चाहिए, तो यूजर फ्रेंडली होगी, इजीली अवेलेबल होगी, ठीक है। तो उसे डॉक्टर से, क्लिनिक से या फिर केमिस्ट से इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए कि उससे प्रेगनेंसी स्टॉप हो पाए, वो भी होना चाहिए, एंड रिवर्सिबल होनी चाहिए। रिवर्सिबल यानी कि उससे कोई परमानेंट डैमेज ऐसा ना हो कि उससे परमानेंटली ही जो इनफर्टिलिटी हो जाए, ठीक है। तो रिवर्सिबल होना चाहिए कि उसका फर्टिलिटी सिस्टम पे कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, उसके अंदर कोई भी कम से कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। एंड इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, और ये सेक्शुअल ड्राइव में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, मतलब जो भी कह सकते हैं हार्मोनल, जो कि हार्मोनल मेटिंग के वक्त हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से एक सेक्स के लिए एक ड्राइव क्रिएट होती है बॉडी में, तो दैट शुड नॉट बी हिंडर, वो हिंडर नहीं होना चाहिए, क्लियर। Now, the wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier IUD, oral contraceptive, injectables, implants and surgical methods. तो ये जो भी वाइड रेंज हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं, आईयूडीज हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं। तो दीज आर द नेम्स ऑफ सम कैटेगरीज ऑफ contraceptive methods, mean the methods which are able to prevent the conception. conception एक टर्म होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एंड फर्टिलाइजेशन करने को कंसेप्शन कहते हैं, एंड देन इम्प्लांटेशन होता है इन द यूट्रस वॉल। ये आपको पता है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। तो किसी भी केस में कॉन्ट्रासेप्टिव का मीनिंग क्या है? इट इज अगेंस्ट। कॉन्ट्रा मीन्स क्या होता है? अगेंस्ट। सेप्शन, कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, इसके अपोज करने वाले मेथड्स होते हैं कि this prevents the conception. पहला मेथड क्या है? नेचुरल मेथड है, which work on the principle of avoiding chance of ovum and sperm meeting. नेचुरल मेथड सिर्फ अवॉइड करवाता है कि किस इस टाइम पे मतलब इनफर्टाइल टाइम पे ही मेल और फीमेल मेटिंग करें, जिसकी वजह से उनमें कोई भी क्या हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। तो इनफर्टाइल पीरियड भी होता है, फर्टाइल पीरियड भी होता है। आपको पता है कि मेंसेस के 1 वीक बाद फर्टाइल पीरियड शुरू हो जाता है, बिकॉज मेंसेस में 5th डे कंप्लीट हो जाते हैं, 5 डेज 6 डेज तक ही मेंसेस होते हैं, उसके बाद 1 वीक और निकाल कर 14th डे आ जाता है ओव्यूलेशन का टाइम। तो ओव्यूलेशन के टाइम से 4-5 दिन बाद तक भी ये एक फर्टाइल पीरियड होता है, ये एक फर्टाइल विंडो होती है, ठीक है। फ्रॉम द 10th डे टू 17th डे या 15th डे
10 दिनों का, 5-6 दिनों का, 1 हफ्ता, वो एक टाइम ऐसा होता है जो फर्टाइल पीरियड होता है। उसके आगे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसके जस्ट बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस दैट इज द कपल कैन डू दिस कैलेंडर मेथड। ये कैलेंडर मेथड भी है। अगर जो कपल हैं वो अपना टाइमिंग्स ऐसा देखते हैं या इनके जो मेटिंग है वो प्रिवेंट करते हैं फर्टाइल पीरियड में, यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, कपल्स अवॉइड एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 10वें दिन से 17 डे तक वो मतलब मीटिंग नहीं करते, और उसके आगे और बाद में कर सकते हैं, तो देन ओव्यूलेशन का जो चांस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। बट ये क्या है, एक गैसिंग पे चलता है, गैसिंग वर्क है ये नेचुरल मेथड तो है, बट इसका भी कभी कभी क्या हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ओव्यूलेशन 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद भी हो सकता है, तो ये चांस इवेंट होता है, ठीक है। और कोइटस पीरियड जो फर्टाइल पीरियड होता है यानी 10 to 17 डे, वो फर्टाइल पीरियड होता है, वहां पर चांसेस फर्टिलाइजेशन के बहुत ज्यादा होते हैं। पर अगर उस टाइम पर एब्सटेन कर दिया, एब्सटेन मतलब रोक दिया, उस टाइम पे नहीं मीटिंग करी, तो चांसेस कम हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के। क्लियर? और इस मेथड को therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented. Withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. और withdrawal coitus interruptus भी एक मेथड है जिसमें मेटिंग के दौरान जो मेल पार्टनर है वो इजैकुलेशन से पहले उसे पता चल जाता है थोड़ा सा पहले कि जो सबसे ज़्यादा वो एक्साइटेड है, उस वक्त से पहले वो अगर अलग हो जाता है फीमेल पार्टनर से, तो स्पर्म उसकी बॉडी में रिलीज करने की जगह अगर वो बाहर रिलीज कर दे, तो देन ऑल्सो द कह सकते हैं कि देर इज नो इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन नहीं हुआ मतलब फीमेल की बॉडी में ही सीमन नहीं गया, तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस तो बिल्कुल खत्म हो गए। तो इस वाले मेथड को भी नेचुरल मेथड में रखा गया, दिस इज विड्रॉल कोइटस इंटरप्टस। तो अभी आपने 3 मेथड हैं ये नेचुरल मेथड। एक तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो आपने अभी देखा कि फर्टाइल पीरियड के वक्त अवॉइड करना है कपल्स को मीटिंग करना। देन सेकेंड इज कोइटस इंटरप्टस जिसमें मेल विल withdraw the penis just before ejaculation, avoid insemination जिससे insemination रुक जाता है। लैक्टेशन एमनीरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एक मेंस्ट्रुएशन मतलब जब लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, मतलब उन्होंने अभी अभी एक बेबी को डिलीवर किया है और वो हाई है लैक्टेशन पे और खूब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बच्चों को, तो वो ऑलमोस्ट उस टाइम पे क्या होता है कि उनके मेंसेस नहीं आते, दे डू नॉट गेट मेंसेस, देयर आर नो साइकिल्स ऑफ वी कैन से ब्लीडिंग फेज नहीं होता, तो उस टाइम पे कोई भी ओवम नहीं बन रहा होता उनकी बॉडी में, देयर इज नो ओवम फॉर्मेशन, ठीक है। तो उस चांस पे कोई भी फर्टिलाइजेशन का ऑलमोस्ट नील होता है कंसेप्शन का, पर फिर भी हाउएवर दिस इज मोस्ट हैज बीन रिपोर्टेड इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने तक इस तरह का होता है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज्ड इन दीज मंथ, क्योंकि इसमें कोई भी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। चांसेस ऑफ फेलियर दो इन दिस मेथड आर हाई, पर फेलियर हो सकते हैं, इस वाले मेथड में भी फेलियर हो सकते, देयर आर फेलियर्स, क्योंकि आपको पता ही है ओवरी में एग्स हैं और हार्मोन्स भी रिलीज होते ही हैं बॉडी में किसी भी फीमेल के, तो देर आर चांसेस के कहीं पे फेलोपियन ट्यूब में अगर मान लो बाई चांस ओवम हुआ, नॉट इन द अर्ली मंथ, फर्स्ट 3 मंथ में नहीं हुआ, 4 मंथ में नहीं हुआ,
बट मे बी हो सकता है 5th मंथ में वहां पर ओवम हो, तो ये भी चांस इवेंट है। एक ये भी, इसका भी चांस है कि ये भी मतलब रिजेक्ट हो सकता है। नाउ बैरियर मेथड बहुत कॉमन मेथड है। ओवम और स्पर्म को एक फिजिकली मीटिंग से क्या करता है, प्रिवेंट कराता है। किसी भी कंडीशन में फिजिकली अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही अलग अलग है, फीमेल और मेल के दोनों पूरी तरह से कांटेक्ट में नहीं आ रहे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उनके सेपरेटेड है बिकॉज ऑफ द लेटेक्स कॉन्डोम विच द मैन इज वेयरिंग और द फीमेल हैज ऑल्सो फीमेल कॉन्डोम्स। अगर दोनों ने रबर के लेटेक्स के बने हुए कॉन्डोम से कवर कर रखा है पीनस और फीमेल में सर्विक्स और वेजाइना को कवर कर रखा है, तो उनमें जो भी स्पर्म रिलीज होगा मेल का, it will not be means go inside the reproductive tract, female के reproductive tract में it will not go, this can prevent conception। इससे भी क्या होता है, कंसेप्शन होता है। निरोध नाम से भी ये एक ब्रांड नाम से आता है, निरोध नाम के ब्रांड से कॉन्डोम जो मेल यूज करते हैं। And use of condom increased in the recent years due to additional benefit of protecting the user from contacting STDs। और इनसे यूजर को एसटीडी और एड्स वगैरह भी नहीं होते। फीमेल कॉन्डोम्स भी आती हैं जो डिस्पोजेबल होती हैं, दे कैन बी यूज्ड एंड थ्रो, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद भी इंसर्ट कर सकते हैं, और प्राइवेसी, यूजर को भी प्राइवेसी देता है। Diaphragm, cervical caps or bolts, also the barriers made of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus। कुछ ऐसे नेम दे रखे हैं यहाँ पे जो भी एक तरह से बैरियर मेथड है। डायफ्राम भी कवरिंग है, सर्विकल कैप भी एक कवरिंग है, वॉल्ट्स भी एक कवरिंग है। ये रबर के बने होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के हैं सारे, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स। ये भी सर्विक्स को कवर करके रखते हैं कोइटस के दौरान। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, और ये कंसेप्शन को रोकते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म की वजह से। एंड दे आर रीयूजेबल, और इन्हें रीयूज भी कर सकते हो। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेल्स, फोम्स ये भी होते हैं जिस बैरियर के साथ साथ अगर इन्हें भी लगाया जाए, कुछ क्रीम्स को, कुछ जेलीज ऐसी होती हैं, तो इससे भी क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन की एबिलिटी बढ़ती है। थोड़ा बहुत चांस मान लो हो गया कि कॉन्डोम वगैरह से भी ऐसा लग रहा है किसी को कि इससे प्रिवेंट नहीं हो रहा, तो दे कैन अप्लाई दीज जेलीज, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, इनको भी यूज किया जाता है। देन यूट्रीन डिवाइसेस, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड ऑफ यूज ऑफ इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आता है बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस इसमें केमिकल मेथड यूज होता है। विच मेथड इज यूज्ड, केमिकल मेथड इज यूज। तो आईयूडीज जो होती हैं, यूट्रस में लगने वाली कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं छोटी सी टी शेप की, विच आर कॉल्ड कॉपर टीज बिकॉज उनके कॉर्नर्स पे कॉपर का रिलीज करने का एक सब्सटेंस होता है। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा रखा हुआ है, और उसके कोनों पे ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, इनके ऊपर कॉपर रिलीज करती हैं। ये कॉपर आयंस स्पर्म को उसकी किलिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं, फैगोसाइटोसिस बढ़ाते हैं स्पर्म्स की, और ये वैसे भी फेलोपियन ट्यूब में जाकर की तरफ जाकर उसको ब्लॉक भी करती है, फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा। तो इस वजह से स्पर्म की स्पीड भी कम होती है, स्पर्म टकरा टकरा के नीचे की तरफ ही रहते हैं, वहाँ पे कॉपर ऑलरेडी रिलीज हो रहा होता है, जिससे फैगोसाइटोसिस स्पर्म की इंक्रीज हो जाती है। और these are presently available as the non-medicated IUDs, लिप्स और लूप्स। ये नॉन मेडिकेटेड है, मतलब इनमें कोई भी कॉपर टी इन इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस जो कि लिप्स और लूप्स है, उनमें कोई भी मेडिसिन नहीं है, ना उनमें कॉपर रिलीज होता। लिप्स और लूप्स बस क्या है, ऐसे करके कुछ एक बड़े से लूप्स की तरह हैं जो कि सर्विक्स तक ऐसे फंसे रहते हैं। उनका काम क्या होता है, जब स्पर्म आते हैं तो स्पर्म उनमें इधर इधर अटक जाते हैं, यहाँ अटक जाते हैं बीच बीच में, तो उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है लिप्स और लूप्स के अंदर अटक अटक के कि वो जब फलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं तब तक उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, नेग्लेजेबल, फिर वो फलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाते।
देन मेडिकेटेड वाली हैं, कॉपर रिलीजिंग वाली आईयूडीज हैं। कॉपर रिलीजिंग वाली आईयूडीज कौन सी हैं? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब कॉपर टीज है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, क्योंकि इनका 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। गिव एग्जांपल ऑफ नॉन मेडिकेटेड, गिव एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग, गिव एग्जांपल ऑफ मेडिकेटेड, ओके, आईयूडीज। तो आपको ये वाला सब पता होना चाहिए, इन सबके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ये सब एक तरह की प्रॉपर्टीज का एग्जांपल तो ये है, कॉपर 7, कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। शुड ऑल मेमोराइज इट, ये सब नेम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आते हैं 1 मार्क्स में। और अगर मान लो एक शॉर्ट आंसर ही आ गया 2 मार्क का, राइट ऑन द इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, तो आप ये इसके ऊपर इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस के ऊपर ये पैराग्राफ आपको याद होना चाहिए जो हमने अभी समझा विद एग्जाम्पल, कि कौन कौन सा एग्जाम्पल आप उसे दोगे। IUDs increase phagocytosis of sperm and within the uterus the Cu ions, देखो ये लिखा Cu ions releases suppress the sperm motility, sperm motility को कम करते हैं एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देते हैं, स्पर्म फर्टिलाइज भी नहीं कर पाता एंड उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं और ये यूट्रस को भी अनसूटेबल, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है, जैसे प्रोजेस्टेरोन